हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एंथुसियास्ट। माय नेम इज श्वेता सिंह और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट लॉ और जो पेपर में आता ही आता है। इस लॉ से रिलेटेड पेपर में एक क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा, भले ही वो 6 मार्क्स का हो या फिर 3 मार्क्स का हो, पर आएगा जरूर। सो ये हमारा लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर इसे कह सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। सो हमारा लॉ क्या है इसे समझते हैं पहले। ये प्रैक्टिकली अप्लाइड लॉ है। इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन, यानी कि इसमें कितने वेरिएबल फैक्टर्स होंगे? दो। अब लॉ क्या है इसे पढ़ते हैं। As we increases the quantity of one input, keeping other factors constant यानी fixed, then the total product initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate। यानी कि जैसे हम एक इनपुट यानी वेरिएबल फैक्टर्स को एक एक करके बढ़ाते हैं, लेबर को एक से दो करते हैं, दो से तीन करते हैं, तीन से चार करते हैं, और फिक्स्ड फैक्टर यानी कि लैंड बिल्डिंग को कांस्टेंट रखते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले किस रेट से बढ़ेगा? एट एन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 की जगह 120 होगा। यानी इंक्रीजिंग रेट से हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर बढ़ेगा तो सही बट डिक्रीजिंग रेट से, जैसे 10 से 20 होने की जगह 18 हो जाएगा, एंड फाइनली निगेटिव हो जाएगा। ये लॉ समझने के लिए इससे पहले वाला वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों को समझाया गया। तो फिर से इसे देखते हैं इस लॉ को। लॉ क्या है? इन अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट यानी कि वेरिएबल फैक्टर एंड कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट यानी कि फिक्स फैक्टर, तो द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट यानी बढ़ेगा तो सही बट डिक्रीजिंग रेट से, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। तो ये थी इसकी डिफिनेशन इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन एक और हो सकती है जो कि मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब जो नेक्स्ट पर्सन मैंने एम्प्लॉय करा है उससे मुझे कितना आउटपुट मिलेगा। As we employ more and more unit of variable factor with the given fixed factor, the proportion become variable factors and output changes in such a way that the resulting output yani MP at present increases, then diminishes and finally becomes zero and then negative। सेम वही चीज कि एक फैक्टर को बढ़ाएंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखो तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीज करेगा और फाइनली जीरो करके निगेटिव हो जाएगा। एक बात याद रखने वाली है कि जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, और जब टोटल प्रोडक्ट गिरता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट निगेटिव हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके एजम्पशंस को देखते हैं। एजम्पशंस क्या होते हैं? ऐसी चीज जो हमने एज्यूम करके मान के चली है कि ये होगा तभी लॉ अप्लाई होगा। तो इसमें पहला है, द थ्योरी इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये थ्योरी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, जहां टाइम हमारे पास कम है, यानी हम एक फैक्टर को एज्यूम कर सकते हैं और एक फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। और अगर लॉन्ग रन की बात करें तो उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। हमारे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए, कौन कौन से? वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अगर एक है तो कभी काम नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा। नेक्स्ट है द लॉ अप्लाइज ऑन फील्ड ओनली, यानी कि ये लॉ प्रैक्टिकली अप्लाइड होगा तभी प्रूफ होगा। अब देखते हैं इसे शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे लैंड जो है हमारा वो फिक्स फैक्टर है और लेबर जो है हमारा वेरिएबल फैक्टर है। दोनों को साथ में देख के समझते हैं। हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकुलर एरिया है, एक फील्ड है जहाँ पे हमको काम करना है। तो सबसे पहले जब मैंने पहले एम्प्लॉय को काम पे रखा, पहले वेरिएबल को काम पे रखा, तो उसने हमें कितना प्रोडक्ट दिया? 10। पहले आदमी ने हमें 10 प्रोडक्ट दिया। वो एक लौता पर्सन है, पहला पर्सन है, और उसके लिए फील्ड बहुत बड़ी है, तो हम दूसरे पर्सन को भी काम पे रख लेते हैं क्योंकि फील्ड बड़ी है और जितना आउटपुट निकल सकता था फील्ड से उतना नहीं निकला। जब हमने देखा कि फील्ड अनकवर्ड है तो हमने एक और आदमी को रख लिया काम पे, जैसे कि वेरिएबल फैक्टर्स 2 हुए, तो दोनों ने मिलके काम 10 से 20 की जगह 30 कर दिया। आप शेड्यूल और डायग्राम में देख सकते हैं 10 से डबल होना चाहिए थे 20, पर 20 की जगह ये और भी ज्यादा बढ़ गया, 30 हो गया। जस्ट बिकॉज दोनों आदमी मिलके दोनों ने साथ में काम किया, तो अब दोनों में कंपटीशन भी होगा। सो ये अब 30 काम किए।
मार्जिनल इसका होगा 20 यानी 30 माइनस 10। फिर भी फील्ड खाली है, इसलिए मैंने एक और पर्सन को एम्प्लॉय कर दिया। जैसे ही थर्ड पर्सन एम्प्लॉय हुआ, आउटपुट 30 था, हमने सोचा 50 होगा, बट ये 45 हो गया। अब क्या हुआ, अब तक तो जो भी नेक्स्ट पर्सन आ रहा था उसने मतलब सेकंड तक वो एक्स्ट्रा काम कर रहा था, पर जैसे ही थर्ड आया काम तो हुआ, पर हमने कितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम हो गया। उससे कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारे यहाँ की मेंटेलिटी है कि हमसे छोटा आ गया तो हम नेतागिरी करेंगे, मेरे से छोटा आ गया तो हम उस पर हुक्म चलाएंगे, मेरा रूल उसको मानना पड़ेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए, जो पुराना पर्सन है वो काम करना बंद कर देगा या फिर कम कर देगा। हमारे मार्जिनल जो पहले था 20, वो 30 होने मतलब 30 होने की जगह पे 15 हो गया। अब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फील्ड कंप्लीट हो जाएगा, पर नहीं हुआ, तो हमने एक और पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया कि क्या भरोसा अब ज्यादा आउटपुट आ जाए। हमने अब फोर्थ पर्सन को एम्प्लॉय करा, तो आउटपुट कितना हो गया, 45 से 52, यानी कि 7 यूनिट। इसने तो थर्ड पर्सन से भी कम काम किया। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसके पास काम करने के लिए फील्ड ही कम बची थी। वो काम करने के लिए मतलब काम करता कहाँ पे, पहले से पूरी फील्ड कवर्ड है, तो उसे काम 7 यूनिट किया, उतने में फील्ड पूरी कवर्ड हो गई है। फोर्थ यूनिट हो गया, जैसे हमने नेक्स्ट पर्सन को लगाया हमारा आउटपुट और कम हो गया। अब हमने सोचा था कि एक पर्सन को और रख लिया जाए, हो सकता है दो चार आउटपुट और ज्यादा हो जाए, बट यहाँ पे हमने सोचा था कि बढ़ तो रहा है, मतलब इससे पहले बढ़ तो रहा था, 30 से 45 हुआ था, 45 से 52 हुआ था, पर जैसे एक नेक्स्ट पर्सन यानी फिफ्थ पर्सन को हमने लगाया तो आउटपुट में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, जीरो आउटपुट हो गया। भाई इसका एक रीजन ये है क्योंकि हमारी फील्ड पहले ही ज्यादा मतलब फुली यूटिलाइज्ड है, हमारी फील्ड पे और प्रोडक्शन नहीं हो सकता, जितना हो रहा है वो मैक्सिमम है, इसलिए और ज्यादा हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा है, जितना था उतना ही टोटल प्रोडक्ट हो रहा है, और मार्जिनल इस वजह से जीरो हो गया। सो टोटल प्रोडक्ट 52 से 52 ही रहा, और फिफ्थ पर्सन को एम्प्लॉय करने के बाद कितना चेंज आया, जीरो। ये याद रखना है, जब भी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा। अब हमने सोचा एक और पर्सन को एम्प्लॉय कर लेते हैं, क्या पता कुछ चेंजेस आ जाए। तो जैसे ही हमने नेक्स्ट पर्सन को एम्प्लॉय करा, तो जो आउटपुट हमारा 52 था वो 48 हो गया, यानी उससे भी कम हो गया, मार्जिनल -4 हो गया, यानी 52 माइनस 48। अब ऐसा क्यों, आउटपुट गिरा क्योंकि एक और पर्सन को काम पे लगाया, आउटपुट तो बढ़ना चाहिए था। आउटपुट गिरा क्योंकि पहले ये फील्ड चार लोगों से फुली यूटिलाइज थी, फिफ्थ पर्सन का कोई काम नहीं था। उसके बाद फिर हमने सिक्स पर्सन को भी लगा दिया, तो पर्सन काम कर ही नहीं पाएगा और काम में और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब जिस फील्ड में 3 से 4 लोगों की जरूरत है, वहां हमने 6 लोगों को काम पे लगा दिया है, तो लोग करते क्या है, 3 4 लोग बैठकर गप्पे मारते हैं और बातें करते हैं। तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जैसे एक फैक्टर को हमने कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर डिक्रीज करता है, मतलब इंक्रीज तो करता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली जीरो करके फिर निगेटिव हो जाता है। अब इसमें फेज नंबर 1 में यूनिट 1 से 2, और फेज नंबर 2 में 3 to 5, और फेज नंबर 3 में 6 यूनिट आएगा। नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में फेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। नाउ सेकंड फेज में क्या है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट दोनों गिरने लगा, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया है पॉइंट एम पे, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम, देन एमपी इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड फेज भी खत्म हो गया, थर्ड फेज टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे गिरने लगा, इसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट भी गिरने लगा और निगेटिव हो जाएगा। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि एवरेज प्रोडक्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। Thanks for watching. Follow me on my Instagram, Commerce Enthusiast. Please like, share, and subscribe to my channel. Keep learning, keep supporting.